बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एपिसोड नंबर 4 सीजन नंबर 1 क्लास 9th बायोलॉजी। और आज का जो एपिसोड है उसमें जो चीज़ें कवर करनी है उसमें हम लोग देखेंगे सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। और इससे जो प्रीवियस एपिसोड नंबर 3 था उसमें भी मैंने आपको सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी ही करवाई थी, बट इसमें भी वही होंगी, जो रिमेनिंग्स रह गई थी वो यहाँ पे करवा देंगे कवर अप। अब आप लोग इस जो एपिसोड है उसकी लेंथ देखोगे तो आपको होगा कि सर इट्स अराउंड 30 मिनट्स, राइट। बिल्कुल ये 30 मिनट के अराउंड ही है, क्योंकि इस एपिसोड के बिल्कुल लास्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रोवाइड करने वाला हूँ एक लाइव सेशन के जरिए से, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके जो एमसीक्यूज होंगे जो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होंगे उसको कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको एक साइड बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा होगा। साइड बॉक्स में देखें ये एक एमसीक्यूज मौजूद है। बेटा बाकी लोग जो है वो सारे अपनी अटेंडेंस जो है वो मेक श्योर करें, ठीक है। जीआर बेटा चेक करिए इनका। अच्छा, ये एमसीक्यूज ऐसे है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कितने सेल्स से मिलकर बनी है। तो एक सिंपल से एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, 30 ट्रिलियन सेल्स। अब क्योंकि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं थ्रू द डिफरेंट सोशल मीडिया, तो एप्स के जरिए से तो डेफिनेटली तौर पर कुछ तो नया सीखे जाएंगे, और जो कि हमारे स्टूडेंट्स ही आपको सिखा देंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे बताएं कि जो मिलियन होता है, मिलियन में कितने जीरो होते हैं, उसके बाद बिलियन में कितने जीरो होते हैं, और बताओ फिर ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। हाँ जी बेटा बताइए, किसको मालूम है मिलियन में, बिलियन में और ट्रिलियन जो है उसमें कितने जीरो होते हैं। कम ऑन हरी। नहीं बेटा, गलत आंसर है आपका। बेटा अगर हम मिलियन की बात करते हैं तो मिलियन जो है उसमें 6 जीरो होते हैं। बिलियन में बताइए को बच्चा। वेरी गुड आशा बेटा, गुड। हाँ, तो बिलियन जो है उसमें 9 होते हैं, और ट्रिलियन जो है उसमें कितने जीरो होते हैं, उसमें 12 जीरो होते हैं, ठीक है। आप लोग अभी माइक अपना ऑन कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया है मॉडर्न वाला, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आहिस्ता बोलिएगा, प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, वरना मुझे चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसी तरह से क्वाड्रिलियन में बताओ कितने होते हैं। क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन में कितने होते हैं, और क्वांटिलियन में कितने होते हैं। क्वांटिलियन, क्वांटिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो क्वाड्रिलियन जो है उसमें याद रखेगा 15 जीरो होते हैं, और क्वांटिलियन में 18 जीरो होते हैं। तो ये जो जनरल नॉलेज है साथ में ये भी आपने प्रिपेयर करना है, ये आपको इंशाल्लाह जरूर काम आएगा लाइफ में आगे चल के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में, वेबसाइट डेवलप करने के बारे में हाउ नाउ होनी चाहिए। दिस इज द एरा ऑफ द मॉडर्न एज एंड टेक्नोलॉजी। सो अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है वो सीखना चाहता है कि किस तरह से यूट्यूब के ऊपर काम किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको चैनल या समथिंग एल्स बनाना है तो आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट कर लो, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप किस निश में जाके बनाओ और किस कंट्री को जाके टारगेट करो, ठीक है। तो वहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा 03027762 ये कांटेक्ट ना सिर्फ आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको मैं बता दूं कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के जो क्विजेस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आप इस नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बेटा हमारे जो पेड सेशंस हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप इस नंबर के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट अगर आपको नहीं लेना, आपको यहीं पे पढ़ना है, तो यहाँ पे फुल बटा फुल ही आपको पढ़ाया जाएगा। डोंट वरी, किसी भी चीज की कमी कोताही यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, बस रिलैक्स रहिए आप लोग, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपने ब्रांच को। दिस नेम इज अ मेराइन बायोलॉजी। देखें, मेराइन नाम से पता चल रहा है कि मेराइन लफ्ज है समुंदर से रिलेटेड। तो समुंदर से रिलेटेड बात की जा रही है, तो बताइए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ कौन सा जो सी है वो लगता है, और ओशन कौन सा लगता है बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखो, आपको इतना तो पता है कि एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री जो है उसके दरमियान में एक क्लियर कट बाउंड्री होती है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या समुद्रों के दरमियान में भी बाउंड्री होती है भी, कैसे पता डिफाइन किया जाता है कि ये इस कंट्री का एरिया है, ये इससे इधर इस कंट्री का एरिया है ना, सोचने की बात। तो इसके ऊपर आपने मुझे आंसर करना है, जल्दी करिए। अरे किसी को अगर आइडिया है कि समुद्र के अंदर बाउंड्री कैसे मेजर करते हैं, या कोई लाइन लगी होती है, ये क्या होता है, तो वो बताएं।
ओके जी, मेराइन बायोलॉजी को समझने से पहले आप सबको इतना तो आइडिया होगा ही होगा कि जो जमीन के ऊपर पानी है उसमें 97% जो वाटर है बेटा वो किसके अंदर मौजूद है, वो मौजूद है समुद्र के अंदर, मतलब सीज के अंदर मौजूद है। और जो 3% वाटर है, वो 3% वाटर जो है वो आपके पास फ्रेश वाटर है, मतलब जो पीने के काबिल है वो कितना है, वो सिर्फ 3% पानी है। तो जब हम उस तमाम मखलूक के बारे में बात करते हैं जो कि समुद्र के अंदर मौजूद है, तो वो बेटा जी किस में आता है, वो आता है मेराइन बायोलॉजी के अंदर। मतलब मेराइन बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सीज एंड ओशन व्हिच आर प्रेजेंट इन मेराइन एनवायरनमेंट। सॉरी, मुझे मेराइन एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्जांपल चाहिए, किसी बच्चे को एग्जांपल आ रही है तो बताएं, तो तब तक मैं डेफिनेशन लिखता हूं। स्पीड से आपने नोट्स बनाओ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वैसे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे इस लेक्चर की, और यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर द मजीद अपडेट्स फ्रॉम आवर साइट्स। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals with study of living organism present in marine environment। बेटा वो आपने याद रखना है, वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा मेराइन बायोलॉजी के अंदर। इसकी एग्जांपल के अंदर आपने याद रखना है कि जो जेली फिशेस होती हैं ये इसी के एग्जांपल के अंदर आता है, या फिर आपके बुक के अंदर कोरल्स का जिक्र है तो वो भी इसी के अंदर ही आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल जो है ना वो आपको ऑस्ट्रेलिया वाली साइड के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो बीच है ना, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड के ऊपर, तो वहां पे ईस्ट कोस्ट के ऊपर ना वो आपने याद रखना कोरल्स आपको देखने। कोरल कहते हैं किसको, कोरल एक चट्टान को कहते हैं। इसमें ये एक्चुअल में क्या होता है, खोल होता है एक, जैसे सिप्पियां नहीं आप लोग बचपन में देखते रहे सिप्पियां, तो सिप्पियों लेकिन वो छोटी होती है, तो उसी की तरह का एक बड़ा सा होता है खोल, उसके अंदर एक जानदार होता है। वो जब जानदार मर जाता है तो वो जो खोल है ना वो जाके समुद्र के पैंदे में बॉटम पे चला जाता है, फिर आहिस्ता 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 कई करोड़ साल अरबों साल लगते हैं, और उसके बाद वो फिर उसका एक क्या बन जाती है, एक रॉक चट्टान बन जाती है जिसको आप कोरल का नाम देते हो। समझ में बात। तो ये आपने याद रखना है कि कोरल एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। जब वो मर जाता है तो उसके नतीजे में एक पहाड़ बन जाता है जिसको आप कोरल रीफ का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये चीज आपने इसकी एग्जाम्पल जो है वो साथ में लिख लेनी है। जी बेटा, कौन कौन बोल रहे हैं बेटा, अपना नाम बताएं सबसे पहले। अहमद, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? बगलोल, अब बच्चा पूछ रहा है, कह रहा है कि सर हमने अजीब अजीब से प्राणी जो है, बेटा सबसे अजीब प्राणी तो तुम हो मेरे पास। कहता है हमने अजीब अजीब प्राणी जो हैं वो समुद्र के तल पे सरफेस के ऊपर आते हुए हमने देखे हैं, जिसको लिवाइथन कह रहे हैं कि लिवाइथन आ रहा है ना। कुछ अजीब क्रिएचर जो है वो समुद्र के किनारे के ऊपर देखेंगे, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट कुछ वीक्स या डेज एक आधा वीक या डेज अगो जो था वो ओर फिश जो है वो समुद्र के किनारे के ऊपर देखी गई, और बहुत सारे कुछ और भी इस तरह के सीन्स जो हैं वो देखे गए। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पता लिवाइथन का रिवाइवल हो रहा है। यार लिवाइथन इज नथिंग समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ा फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, उसका नाम था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने लिवाइथन का कॉन्सेप्ट दिया था। लिवाइथन कहते हैं अ पावरफुल किंग। ओके, एक पावरफुल किंग जो होता है, जैसे कि इमरान खान इज अ पावरफुल किंग, ही इज अ लिवाइथन। तो लिवाइथन उसको कहते हैं जो एक पावरफुल किंग हो, जो तमाम चीजों को कंट्रोल कर सकता है। समझ में आगे बात, तो जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। तो बताने का मकसद आपको ये है कि लिवाइथन नाम का कोई भी चीज, जीव जंतु जो है वो जमीन के दल पे नहीं आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो क्रिएचर आपको नजर आ रही है ना समुद्र के सरफेस के ऊपर, वो कौन से क्रिएचर है, वो क्यों आ रही है एक्चुअल में पता क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो क्लाइमेट चेंज है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह से सर्दियां जो हैं वो कम होती जा रही हैं, गर्मियों का सीजन लंबा होता जा रहा है, इसी तरह से जो चेंजेस है वो समुद्र में भी आ रही हैं। तो समुद्र में चेंजेस के आने की वजह से वो जो क्रिएचर्स है ना, उन क्रिएचर्स वो समुद्र के बॉटम पे ऊपर रहते हैं, तकरीबन 10,000 मीटर नीचे गहराई में रहती थी। अब वहां पर क्या हुआ है कि वहां पे ऑक्सीजन वगैरह की कमी होना शुरू हो गई है, और कुछ इस तरह की चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से वो क्रिएचर जो है वो वहां से समुद्र के सरफेस के ऊपर आती हैं, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी जो है वो बॉटम पे ऊपर गुजारी होती है, लेकिन जैसे वो रोशनी में आएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात यह है कि वो इसलिए जो है वो समुद्र के बॉटम से ऊपर सरफेस की तरफ आ रही है, तो कोई लिवाइथन नहीं आने वाला, जस्ट बी रिलैक्स। इंसान का सबसे बड़ा लिवाइथन इंसान खुद ही होता है अपने लिए, तो इसलिए याद रखिएगा। वो बड़ी फेमस सी लाइन पाकिस्तान के लिवाइथन के लिए कि अगर हम सुलझे हुए हैं तो हमारे साथ उलझने की गलती मत करिएगा।
अच्छा खैर, तो मेराइन बायोलॉजी आपको होप से समझ आ चुका होगा। अब मेराइन बायोलॉजी के बाद अगली जो हमारे पास ब्रांच है, उस ब्रांच को हम कहते हैं पैथोलॉजी। जल्दी से नोट्स बनाइए बेटा, पैथोलॉजी। तो आप में से जो भी बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 3 T जो है वो खास तौर पर पढ़ने होते हैं डॉक्टर बनने के लिए। उनमें से एक जो होता है वो पैथोलॉजी होता है, और दूसरा जो P होता है वो आपको फिजियोलॉजी पढ़ना होता है। मतलब पहले आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। फिजियोलॉजी की जो बुक है, जिस बुक जो डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती है, उसका नाम है गायटन। वो गायटन की बुक जो है वो बजाता खुद मैंने खुद पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है वो। और फिजियोलॉजी के बाद आपको बेटा जी पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और पैथोलॉजी जो है उसके बाद आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। फार्माकोलॉजी मतलब सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा ना डॉक्टर बनने के दौरान के बॉडी के मसल्स कहाँ पर है, हड्डियां कहाँ पर हैं, कौन सा ऑर्गन किधर है, वो सारी चीजें इन डिटेल छोटी छोटी डेप्थ जो है वो आपको किसमें पढ़ा दी जाएगी, फिजियोलॉजी के अंदर, कि चीजें काम कैसे कर रही हैं बॉडी की। उसके बाद पैथोलॉजी में यह पढ़ाया जाएगा कि जो बीमारियां होती हैं वो लगती कौन कौन सी है, कौन कौन सी बीमारियां किस किस ऑर्गन के ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है, वो किस में आएगा, वो पैथोलॉजी में। अब डॉक्टर को एक तो बॉडी की पूरी समझ आ गई, दूसरा डॉक्टर को ये पता चल गया कि पेशेंट जो है उसको बीमारी कौन कौन सी है, या कौन कौन सी उसकी इलामात होती हैं, वो बीमारी की शिनाख्त कैसे करनी है, वो सारी उसको किसमें पढ़ा देंगे, पैथोलॉजी के अंदर। फिर उसको मेडिसिन भी तो लिख कर देनी है ना बच्चे को, और बच्चा बोल दिया यार पेशेंट को लिख के देनी है, तो पेशेंट जो है वो फिर फार्माकोलॉजी में आ जाएगा। तो इसलिए ये 3 P जो होते हैं वो डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर जो है जो इन तीनों P में से किसी भी P के अंदर कमजोर है, वो डेफिनेटली तौर पर वो लूंजा डॉक्टर होता है, तो उसे दूर रहना है। आपने समझ में आ गई बात। जो लूंजे, इसलिए हमेशा याद रखना कि जिंदगी में 2 चीजें जो हैं वो सबसे कमाल की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एक तो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर अच्छा रखना है, वकील अच्छा रखना है, और आपका जो उस्ताद है, टीचर है, वो बेहतरीन क्वालिटी पे होना चाहिए। मैं डॉक्टर को कभी नाराज नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर और अल्लाह पाक का ना बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, याद रखना। क्योंकि जब ना डॉक्टर नाराज होता है ना, मतलब जब अल्लाह नाराज होता है ना, वो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है वो अल्लाह के पास भेज देता है। तो फिर आपने कभी भी डॉक्टर को नाराज नहीं करना, ये ना हो कि वो डॉक्टर को नाराज कर दो वो फिर अल्लाह के पास भेज दे। अच्छा, पैथोलॉजी अब आपको समझ आ चुका होगा। इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्रांच। ये चीज याद करने की तो है नहीं, ये शुरू वाली लाइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals with study of diagnosis of disease and diagnosis of disease, its preventive measures, यानी कि बीमारी को कंट्रोल कैसे करना है, इट्स प्रिवेंटिव मेजर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो किस में आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपके पास पैथोलॉजी के अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये आपकी जो ब्रांचेस हैं वो आपने करनी है। अब हम इसको रेस करते हैं और नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं। चलिए जी, चेंज है मेरा ख्याल 03027762 ये नंबर है, इसको नोट कर लीजिए 03027762 ओके। दिल उदास है, खैरियत बेटा जी, क्या हो गया आपको? तो मैं जरा एक छोटे से शेयर के साथ शुरुआत करता हूँ आज के लेक्चर की। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा है, और इस लेक्चर में 2 चीज़ें मेरा मोटिव है। नंबर 1, जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं जो रह गई थी वो कवर अप करवानी है। नंबर 2, जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था और जो आज का है उसको कंपेयर करके ना मैं आज क्विज सेशन रखूंगा, उसमें आप लोगों ने आंसर करने हैं, और जिसका आंसर्स ठीक होंगे उसको मिलेंगी कैंडीज, ठीक है। कैंडीज आपको मिल जाएंगी, तो आप लोगों ने एक्टिव रहना और मेरे को आंसर करने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपके पास ये जो वक्त है ये सबसे बड़ी नेमत है, बिकॉज वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो दोबारा आपको वक्त दे। तो वक्त रहते सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, वरना वक्त बता देगा कि आपका क्या करना है। तो इसलिए मेहनत करिए, अभी कंपटीशन में आ जाइए, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, खर्च करिए, और उसके बाद डेफिनेटली तौर पर डेवलप करिए, फिर लोग जो हैं वो आपके ताकुब में रहेंगे।
तो आज हमारे पास है सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 3। स्टार्ट करते हैं बगैर किसी बातचीत के। तो हमारे पास आ गया जी एपिसोड नंबर 3। आज हम स्टार्ट करेंगे वो ब्रांचेस जो कि रह गई थी, उनको स्टार्ट अप करते हैं। उनमें सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास रह गई थी डेट इज नंबर 1 इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इनको यार कर दो, मैंने दोबारा से इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। लेट ये लोग हैं, मैं नहीं हूं। पैरासाइटोलॉजी और रियासत यार बेटा आपको फीडबैक दो ना, हाउ इज द लेक्चर्स, के समझ में आ रहे हैं, मुश्किल तो नहीं है, इजी तो नहीं है, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट कर रहे हैं या उससे ऊपर तो नहीं जा रहे कहीं, ठीक है। डेफिनेटली नीचे तो नहीं है, हम लोग ऊपर ही जा सकते हैं यार। अच्छा, व्हाट इज द पैरासाइटोलॉजी? पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। ये आपने पूरी लाइन लिखनी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ पैरासाइट। जो पैरासाइट की स्टडी के साथ डील करेगा वो किस में आ जाएगा? वो बेटा आ जाएगा हमारे पास पैरासाइटोलॉजी में। डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब अगर हम पैरासाइट्स की बात करते हैं तो पैरासाइट किसको कहते हैं? पैरासाइट्स को समझने से पहले हमें जो ग्रीक वर्ड है ना उसको समझना पड़ेगा। ग्रीक वर्ड में जो पैरा लफ्ज होता है ना, पैरा का मतलब होता है अप। पैरा का मतलब क्या होता है? अप। अप का मतलब ऊपर वाली साइड के ऊपर, और लोगोस का मतलब क्या होता है? डिस्कोर्स, ठीक है, वो तो वही चीज है। लोगी जो आ गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि बायो में जब हम पैरासाइटोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हम एक्चुअल में उन जानदारों के बारे में बात करते हैं वो जो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं ज्यादातर, और अपने होस्ट की बॉडी के इनसाइड भी रहते हैं। मतलब या तो अपनी होस्ट की बॉडी के ऊपर या होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट में आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे बताना है, थोड़ा टाइम लेना, सोचना, उसके बाद मुझे बताना कि एक जो बेबी है वो अपनी मदर की बॉडी के ऊपर पैरासाइट होता है या नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपने सोचनी है। सोचने के बाद मुझे क्या करना है? आंसर करना है। मतलब जो बेबी की बर्थ हो रही होती है, मतलब वो बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, क्या वो अपनी मदर की बॉडी पे पैरासाइट है या नहीं है? दोबारा से सुन ले, प्रैक्टिस। पैरासाइट, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम देयर होस्ट बॉडी एंड रिटर्न हार्म्स। जो अपने होस्ट की बॉडी से क्या चीज हासिल कर रहे हैं? वो अपने होस्ट की बॉडी से फूड एंड शेल्टर हासिल कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पैरासाइट में क्या आपने याद रखना है कि पैरासाइट्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो गेट करेंगे फूड एंड खुराक हासिल करेंगे एंड शेल्टर, और शेल्टर असाइलम हासिल करेंगे कहां से? फ्रॉम होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी से, ठीक है। और रिटर्न में क्या करेंगे? मतलब फायदा लेंगे एंड रिटर्न, और बदले में क्या पहुंचाएंगे? बदले में हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो किस में आएगा? वो आपने याद रखना है, पैरासाइटोलॉजी के अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब पैरासाइटोलॉजी की एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि मैंने कहा था कि हर एक के साथ हमें ऐड अप करनी है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसको कहते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया। ईजी का मतलब ये होता है। तो इसके अंदर आपने बात कर लेनी है कि जितने भी आपको बॉडी के ऊपर, जैसे कि अगर मैं लीचीज के बारे में जिक्र कर लेता हूँ, जो कि आपको पता है ना, जुएं वगैरह ऊपर पाई जाती हैं। इस तरह से वर्म्स के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वर्म्स जो बच्चों के पेट में पाए जाते हैं, राउंड वर्म्स, ठीक है, इसी तरह से फ्लैट वर्म्स, ये सारे किस्में आएंगे, ये पैरासाइट्स के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये आपने याद रखना है। पैरासाइटोलॉजी के बाद जो अगली ब्रांच बेटा हमें देखनी है, दैट्स नेम इज द एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, या इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है बेटा जी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, या आपकी जो बुक है, कुछ बच्चों की बुक के अंदर इसको लिखा गया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जैसे कि सिंध बोर्ड जो है उसमें लिखा गया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी लिखा गया है। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि बेटा जी बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक छोटे से नन्हे से ऑर्गेनिज्म से एक अडल्ट बड़ा जानदार कैसे बनता है, ठीक है। तो वो किसमें हम स्टडी करते हैं? वो इस एम्ब्रियोलॉजी में या डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जल्दी से यस बताएं। गैलीलियो गैलीलाई नहीं है बेटा, ये साइंस का फादर है, ये इसका नहीं है। इसके फादर कौन है? कौन है? कौन है? कौन? ओके जी बेटा, गुड। ये वो भी लिखा हुआ है क्या?
नेम तो यार अपना सही से मेंशन करो। आई डोंट नो कि व्हाट इज बॉबी बाबर आजम हो गया, बाबर आजम आ गया हमारी क्लास में, क्या बॉबी लिखा हुआ है तुमने, ठीक है। तो इधर सुनिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, जो भी हुआ बेटा, तो इसका आंसर यही आएगा, मीन्स दैट के अरिस्टोटल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मैंने क्यों पूछा, क्योंकि अरिस्टोटल जिस तरह से बायोलॉजी के फादर हैं, इसी तरह से अरिस्टोटल जो है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी हैं, या दूसरे अल्फाज में जो ज़ूलॉजी है ना, ये उसके फादर भी हैं, ठीक है। एनिमल्स के बारे में इन्होंने एक्सटेंसिव वर्क किया है। और अब आपने क्या याद रखना है, एम्ब्रियोलॉजी लफ्ज निकला है बेटा जी सबसे पहला वर्ड एम्ब्रियन से, EMBRYON, एम्ब्रियन। एम्ब्रियन इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से रिलेटेड होता है। एम्ब्रियो किसको कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं एक नन्हे से स्ट्रक्चर्स को जहां से आगे एक जानदार ने बनना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीज है, आपके पास एक सेब का बीज है, सेब के बीज को ओपन करिए, उसके अंदर आपको व्हाइट व्हाइट नजर आता है ना, वो व्हाइट व्हाइट एम्ब्रियो ही होता है। आप उसको जमीन में सो कर देंगे, वहां से पौधा बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो वो जो पौधा बन जाएगा, तो वो आपने याद रखना है कि आपके पास आ गया सीड, और इस सीड के अंदर ये जो स्ट्रक्चर होगी, दिस वन इज नोन एज, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको आप नाम दे देंगे, वी कॉल्ड इट एम्ब्रियो, इसको हम एम्ब्रियो का नाम दे देंगे। तो ये आपने याद रखना, ये सीड आ गई, ये सीड के अंदर क्या आ गया, एम्ब्रियो आ गया। और जब हम इसको स्टडी करेंगे तो ये किसके, अब ये जो जब जमीन के अंदर आप इस सीड को शो करेंगे ना, तो इस एम्ब्रियो से आगे किस चीज ने बनना होता है, प्लांट ने बनना होता है। जब हम ये स्टडी करते हैं ना कि एम्ब्रियो से प्लांट कैसे बनता है, तो आपने याद रखना है वो किस में आएगा, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, development of embryo into complete organism, into complete organism, बेटा वो किस में आ जाएगा, वो आपने याद रखना कि it is included in embryology, ये embryology में include हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल अगर आपको लिखनी हो तो एग्जांपल में ये आपने सीड वाली लिख देनी है कि सीड डेवलप इनटू प्लांट एंड दिस इज इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी एंड द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्लियर हो गए दो। अच्छा, उसके बाद और कौन सी थी यार, मेरे माइंड से स्किप हो रही है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और सोशल में से कोई एक रहती थी, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सी रहती है। ओके, सोशो बायोलॉजी रहती है, ठीक है। ओके बेटा, सोशो बायोलॉजी करते हैं। सोशो बायोलॉजी, सोशो बायोलॉजी मैंने कहा था कि दो वर्ड्स हैं जो लैटिन के हैं, उनमें से एक जो था वो मैंने आपको बताया था, एक आपके पास है यही सोशल बायोलॉजी का। अगर सोशल बायोलॉजी की बात करें तो लफ्ज सोशल जो है ये निकला है लैटिन वर्ड सोशियोर से, सोशिएट से। सोशिएट का मतलब होता है टू एसोसिएट, टू एसोसिएट, किसी चीज के साथ एसोसिएट होना। अच्छा, सोशल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो पहले मुझे लिखने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। डील्स विद स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, डील्स विद स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बेटा जो सोशल बिहेवियर होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स के, वो इसमें स्टडी किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डॉग देखा, राइट, और आपने देखते सारी एक पत्थर उठाया, उसकी तरफ देखा, ले भाई तेरी बारी आ गई, है ना। वो जैसे देखेगा आपने हाथ ऊपर किया, वो भागना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि आपने जैसे पत्थर उठाया उसका बिहेवियर था कि यार ये खबीस मेरे को मारेगा, तो वो भाग गया। समझ में आई बात। तो ये किस में आ गया, ये सोशल बिहेवियर आ गया। इसी तरह से आपको किसी ने उंगली दिखाई और तुम उंगली दिखाने के ऊपर गुस्सा कर जाते हो, मेरे को उंगली दिखा, और तू प्राइम मिनिस्टर है यार, ये तू क्या है। तो देखो, आप खुद देखो ना, जो कल का प्राइम मिनिस्टर है वो जेल में होता है, पता चलता है किसी का, नहीं पता चलता। तो किस चीज का तुम अक्कड़ इतनी दिखाते हो, समझ में आ गई ना बात। तो उंगली दिखाई, बहुत सारे लोग ने गुस्सा करा, मेरे को उंगली दिखाता है, तो मेरे को उंगली दिखाता है, क्यों भाई। ये जो लोग रिएक्शन करते हैं ना कि मेरे को क्यों दिखा रहा है, ये सोशल बिहेवियर है। समझ में आई बात। आपने किसी को हिट किया, उसने बदले में आपको मारा, है ना, दिस इज आल्सो सोशल बिहेवियर, ये भी सोशल बिहेवियर है। इसी तरह से आप शेर की टेरिटरी में गए, जंगल जो है, जो उसका इलाका है उसमें गए, तो शेर आपके ऊपर हमला करेगा कि नहीं करेगा, वो उसका क्या है, वो सोशल बिहेवियर है। समझ में आ गई बात। तो अब समझ आ गया कि सोशल बिहेवियर क्या होता है, सोशल बिहेवियर। इसी तरह से दो लड़कियों को अकेला छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है चुप रहेंगे। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, दुनिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये काम नहीं हो सकता कि खामोश रह जाए, नहीं, कुछ ना कुछ डिस्कशन चलती ही रहेगी इनके दरमियान। आई डोंट नो यार क्या चलती रहती है, बहरहाल चलती रहती है। ओके, जल्दी से बताओ गर्ल्स, क्या डिस्कशन करते रहते हो यार तुम लोग, समझ नहीं लगती। मेरी क्लास में भी गर्ल्स, ये देखिए अभी आपस में चैट कर रहे हैं,
यार इसका मैं चैट क्लोज कर दूंगा आप लोगों की, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के लिए, आंसर्स करने के लिए बेटा ओपन किया गया है ना पोर्टल आपका। वी डिस्कस अबाउट द हाउस। घर की बात क्यों डिस्कस करनी है किसी से आपने? ड्रामा के बारे में कहते हैं हम डिस्कस करते हैं। ये क्या बात हुई? ये ड्रामे के बारे में क्या डिस्कस करना? हम तेरे पास है तुम मेरे पास हो, क्या था यार? ऐसा एक ड्रामा बड़ा फेमस गया था, मेरे माइंड से निकल गया। मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास हम हैं। क्या यार इसके अंदर आपने डिस्कशन करनी है ना? ऐसा जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आई जस्ट वन थिंग नो, द जीनियस माइंड्स डिस्कस आइडियाज। Always remember that. Always remember that the genius minds always discuss ideas to grow yourself, to improve yourself, to forward yourself, to push yourself, and to look at the future of the world. Right? तो ये जीनियस माइंडेड का काम होता है यार। ड्रामा से वगैरह फजूल है, इससे बाहर निकलो यार। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन ब्रांच जो है बेटा, मुझे अभी याद आ गई, आगे बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एडवांस चाहिए ना, तो एडवांस जाने के लिए ये आपको बनना ही पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है बैक्टीरिया, तो बायो की एक ऐसी ब्रांच, मैंने क्या किया, मैंने इस बैक्टीरिया के अंदर क्या किया, एक इंसुलिन जीन डाल दिया। अब ये इंसुलिन जीन जैसे मैंने इस बैक्टीरिया के अंदर डाला, ये मेरे पास है इंसुलिन जीन, तो इस बैक्टीरिया ने इस इंसुलिन जीन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे क्या बना के देना शुरू कर दी, इंसुलिन बना के देना शुरू कर दी। अब यहाँ पर देखो, मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए ना, इंसानियत के फायदे के लिए, तो वो किस में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी में। तो डील्स विद द वेलफेयर, डील्स विद वेलफेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमैनिटी और लिविंग बीइंग्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नोन इन द बायोटेक्नोलॉजी। एग्जांपल में इंसुलिन प्रोडक्शन आप लिख सकते हो, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी में। अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होती तो यार वो वैक्सीन बनती कोविड-19 के कभी भी ना बन पाती। क्लियर होगी बात? आई थिंक सो। एक आधी और है, विच वन इज द रिमेनिंग, एनीवन? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके ऊपर जरा फोकस करिएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाके स्टडी करना है। दोबारा से सुनिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर स्टडी करना है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर लेवल? जो मॉलिक्यूल्स का लेवल है, मतलब बहुत छोटा लेवल होता है। एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा क्लास 8 की, राइट ना? तो इसी तरह से एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बन गया, हम उस मॉलिक्यूल्स को किस में स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस एट मॉलिक्यूलर लेवल, वो किस में आएगा, वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मैंने पाकिस्तान किसी और बोर्ड में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो ये थी कि यार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो बात एक ही है, ठीक है। तो या तो मैंने कहा कि आप सेल को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर स्टडी कर लो, सही है, या फिर मैंने ये कहा कि अगर सेल को अपने मॉलिक्यूलर लेवल पे भी स्टडी करना है, ये भी उसी की डेफिनेशन, या फिर आप ये कह सकते हो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो या फिर इसको लिख लो कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो किस में आएगा, वो इसी में आ जाएगा। अच्छा, अब बेटा जी अभी तक तो वेबसाइट जो है वो हमने डिजाइन नहीं की, ठीक है। हम इंशाल्लाह वेबसाइट बनाएंगे जिसके ऊपर नोट्स वगैरह हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसका चेक करते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह, अगर उसमें वेबसाइट का लिंक हुआ तो डेफिनेटली आपको नोट्स वहां से मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? हादी बायोलॉजी 20 के नाम से बनेगी या मेडिसिन 20 के नाम से बनेगी हमारी वेबसाइट, ठीक है। 20 के कभी बताएंगे आपको क्या राज है, लेकिन अभी नहीं बता सकते, तो फिर आप वहां से उसको गेन कर सकते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एग्जांपल अगर करें तो आपने याद रखना है कि अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होती है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किस में आएगा, ये इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका बेटा जी कंप्लीट हो गया ब्रांचेस वाला सेक्शन। अब हम चलते हैं आपका क्विज सेक्शन की तरफ, तो जल्दी से आंसर्स करना आपने अब शुरू कर देना है, ठीक है।
ओके, सारे थम्स अप साइंस भेजिए बच्चा। आर यू रेडी फॉर द क्विज सेशन? ओके, पहला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ माइटोसिस इज इंक्लूडेड इज, ये ब्रांचेस में से ही है बेटा जी, इज इंक्लूडेड इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये मेरा पहला क्विज है आप सबसे, ये आपने आंसर करना है। अच्छा, अब कुछ और चीजें मैं ऐड अप कर दूं कि बेटा जी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 जनरल साइंस पंजाब बोर्ड, वहां पर ये चीज है डेफिनेटली। बाकी बोर्ड्स के अंदर भी आपने ये पढ़ा होगा माइटोसिस वगैरह का कॉन्सेप्ट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो माइटोसिस है जनाब, ये आप अगर हम बात करें इसके बारे में तो कौन सी वो ब्रांच होगी जिसके अंदर जाके हम माइटोसिस को स्टडी करेंगे, ठीक है? ओके, ऑप्शन चाहिए मेरा ख्याल आप लोगों को। ऑप्शन ए इज सेल बायोलॉजी, स्पेस कम रहेगी, एमसीक्यूज थोड़े ज्यादा रहेंगे इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। सेल बायोलॉजी। नंबर 2 इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नंबर 3 आपके पास आ गया माइक्रोबायोलॉजी। और ऑप्शन डी आपके पास आ गया, बस 3 में से चूज कर लो यार, जाओ छोड़ा, जल्दी बोलो, अरे एक बेटा देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो मॉलिक्यूलर नहीं होगा और ना ही माइक्रो, पता नहीं किस स्टूपिड ने लगा दिया, माइक्रो तो बनेगा ही नहीं, मॉलिक्यूलर कुछ ने लगाया है। लेकिन बेटा इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं कि वो सेल बायोलॉजी आएगा, ठीक है? आपने सोचा बिल्कुल ठीक है कि मॉलिक्यूल के अंदर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे, छोटे लेवल पे जाएंगे, बेटा आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जब आप जाकर स्टडी करोगे ना तो आपने मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है, किसी और चीज को स्टडी नहीं करना वहां पर, समझ में आई ना बात? तो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे? प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह होंगे। क्या मैंने वो लिखा? नहीं, मैंने सेल बायोलॉजी के बारे में लिखा। व्हाट इज माइटोसिस? मान लीजिए आपके पास एक सेल है, जब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल के अंदर डिवाइड होता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको माइटोसिस का नाम देते हैं। तो व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसमें हम सेल से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर ही माइटोसिस आएगी, तो ये आपने याद रखना, दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द सेल बायोलॉजी। समझ में आ गई बात? ओके, अब सेकंड क्विज हमारे पास है स्टडी ऑफ composition of plasma membrane. Study of composition of plasma membrane is included in which branch of biology? या is included in, ठीक है? ये आपने बताना कि किसके अंदर आएगा। ऑप्शन ए दोबारा से सेल बायोलॉजी, ऑप्शन बी बेटा मेरे पास आ गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑप्शन सी मेरे पास आ गया जेनेटिक्स। बस 3 है। अभी देखिए आपने अभी भी शेयर नहीं किया वीडियो को, जल्दी से शेयर करो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पे भी है इसको शेयर किया करो। हरी अप जल्दी करो आंसर। इसका बेटा ठीक आंसर कर रही है, गुड। इसका राइट आंसर जो है वो सेल बायोलॉजी नहीं है, सारे गलत हो तुम लोग, लू खाएगा सही कर रहे हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखो मुझे पता है कि मैंने आपको कहां पे ट्रैप किया, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ट्रैप किया ना आपको। अब आप कहोगे सर देखिए सेल बायोलॉजी जब आपने पढ़ाया तो आपने कहा कि सेल बायोलॉजी के अंदर माइटोसिस, मियोसिस स्टडी करेंगे, सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करेंगे। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल स्ट्रक्चर ही है, बिल्कुल सेल स्ट्रक्चर है यार, ये सेल बायोलॉजी में ही आएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो स्टार्टिंग के ऊपर मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने कहा कंपोजिशन बताओ ना यार उसकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब कंपोजिशन की बात करें मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस पर मुश्तमिल है, तो जाहिर सी बात है ना मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनेगी ना वो। तो इसका मतलब ये हुआ वो मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे तो वो किस में जाएगा, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर चला जाएगा। समझ में आ गई बात? विच ब्रांच इज कॉल्ड
माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। थोड़ा सा दिमाग लगेगा लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए एक्सटर्नल एनाटॉमी, ऑप्शन बी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। क्यों मरने है तुझको, जा यहां से। हाँ जी, जल्दी से बताइए विच वन इज द राइट आंसर। इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक बच्चा है जो हिस्टोलॉजी बोल रहा है, दोबारा से बॉबी ही है। यार ये तुम ना अपना नेम जरा मैं अभी पूछूंगा ये कौन है ये बच्चा, ठीक है, लेकिन अपना नाम ना ओरिजिनल लिखा करो। लेकिन आपका आंसर ठीक है, तब भी सही दिया था, अभी भी सही है। तो यार मैं आपको बता दूं कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट्स योर आंसर? इट्स आंसर इज द हिस्टोलॉजी, नॉट द इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ज्यादातर बच्चे टिक मार रहे हैं उसको। नहीं बेटा, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है, मुझे पता है कि माइक्रोस्कोपिक आ गया सर, छोटे लेवल के ऊपर अंदर वाली साइड के ऊपर जाएंगे तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को छोटे लेवल पे जाकर स्टडी करेंगे ना, तो वो हिस्टोलॉजी में आ जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं तो वो हिस्टोलॉजी में आता है। तो इसलिए याद रखना कि इंटरनल मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, वो हिस्टोलॉजी में आ जाएगा। क्लियर हो गया भाईजान? क्लियर अप हो गया है सबको? जल्दी से बता देना है, थम्स अप साइन भेजो। करिए ओके। नेक्स्ट वन इज द हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म is can be studied in which branch of biology? Option A cell biology, option B developmental biology, option C जेनेटिक्स। जल्दी हरी अप। डेवलपमेंटल बायोलॉजी चूज कर रहे हैं बच्चे। बेटा मैं दोबारा से कहूंगा कि जैसा मैं सोचा था कि आपको ट्रैप करना है वैसा ही है। फंस रहे हो आप लोग। एक बच्चे ने दोबारा से सही आंसर किया है, ठीक है, वो भी आप ही ने किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेनेटिक्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों, कैसे, वो बता देता हूँ। और पहली बात यह ट्विस्ट में आपको बता दूं, आपने 4 एमसीक्यूज में से 2 ठीक किए, 2 गलत है। तो अंडा 0-0। अभी तक कोई कैंडी विन नहीं की किसी ने, अलबत्ता मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने गलत आंसर्स किए। अब इधर देखो जरा, तो हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आपके जहन में आएगा सर हाइट में तो डेवलपमेंटल आएगा ना, जब बड़े होंगे हाइट आएगी, डेवलपमेंटल होगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक सोचा आपने, लेकिन थोड़ा सा स्किप कर गए। क्या? जब डेवलपमेंटल की बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि भाईजान जब हम एम्ब्रियो से, छोटे से बेबी से बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तब होगी। अब क्या मैंने एम्ब्रियो या बेबी किसी इस तरह की चीज का जिक्र किया? नहीं किया। मैंने सिंपल हाइट का पूछा है कि हाइट जो है ऑर्गेनिज्म की वो किस में जाएगी। हाइट को कंट्रोल कौन करता है? हाइट एक खसूसियत है, बिल्कुल है। कौन कंट्रोल करता है? हाइट को कंट्रोल करे या बालों के कलर को, आई के कलर को, इंटेलिजेंस को जीन्स कंट्रोल करते हैं। जीन्स को किस में स्टडी करेंगे? जेनेटिक्स के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? जेनेटिक्स होना चाहिए। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। न्यूरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेटा क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करते जाना है। न्यूरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल बायोलॉजी, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। जल्दी से। चलो मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो सेल बायोलॉजी आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन जो है ना, ये किसका दूसरा नाम होता है? ये नर्व सेल का। अब क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि नर्व सेल क्या है, सेल को किस में स्टडी करेंगे? सेल बायोलॉजी में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा, पंजाब की बुक में एक और ब्रांच है, उसको मैं कवर करवाना चाहता हूँ, जो किसी बोर्ड में नहीं लिखी गई, पंजाब में है। दैट्स नेम इज इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी बेटा जी निकला है इम्यून सिस्टम से। इम्यूनोलॉजी कहां से निकला है? इम्यून सिस्टम से। तो बायो की एक ऐसी ब्रांच जो जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, वो किस में आएगा? वो इम्यूनोलॉजी में आ जाएगा। एक्चुअल में इसके ऊपर मैं क्विज बनाने वाला था, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं, तो इसमें मैंने आपको बता दिया। जैसा कि अगर कोई जरासीम हमारी बॉडी में एंटर हो गया ना, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी, वो क्या करेंगे? वो उसको किल कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो वो जब उसको किल कर देंगे तो वो चीज आपने याद रखनी है, वो किस में आएगा? वो इम्यूनोलॉजी के अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ओके, अब मैं एंड वाले 2 क्विजेस लिख देता हूं, आप लोग सिर्फ बता दीजिएगा, मैं बाद में देखूंगा। तो पहला क्विज मेरे पास आ गया, मॉस्किटोस आर एग्जाम्पल ऑफ। मॉस्किटोस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शन ए पैरासाइटोलॉजी, ऑप्शन बी एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ऑप्शन सी सोशियोबायोलॉजी। ये 3 ऑप्शन आ गए, ठीक है। अगला आखिरी, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन इंसेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। ये किस में आएगा बेटा? ऑप्शन है आपके पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ऑप्शन बी है आपके पास जेनेटिक्स, ऑप्शन सी है आपके पास पैरासाइटोलॉजी। ओके, इसके बारे में आपने मुझे बताना है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो ये है कि मॉस्किटो जो है उसका जो राइट आंसर आएगा बेटा, वो क्या आएगा? पैरासाइटोलॉजी। और क्योंकि मॉस्किटो जो होता है वो एक पैरासाइट है, वो ब्लड खून चूसता है कि हमारी बॉडी से कि नहीं चूसता है ना, तो इसलिए वो किसमें आएगा? पैरासाइटोलॉजी में आएगा। फायदा लेता है, बदले में हमें क्या करता है? मलेरिया काज करता है बीमारी, इसी की वजह से होती है, इसका काटने की वजह से। तो ये आ गया पैरासाइटोलॉजी में। और एंड वाला देखो, इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन है। पहली बात ये कि उसने बात की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, कि जीन्स को मॉडिफाई किया गया है। अब जीन्स को मॉडिफाई किया गया तो आपके ज़हन में आएगा सर जेनेटिक्स होना चाहिए। अब देखो अगली बात, वो देखो जेनेटिक्स आगे बढ़ा, यहाँ पर आ गया इंसेक्ट। अब इंसेक्ट के बारे में बात हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स से रेलिवेंट एक और ब्रांच है बेटा, उसको भी देख लीजिए। उस ब्रांच का नेम है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो खैर एंटोमोलॉजी का तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ये निकल गया। तो पीछे क्या बचा? एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि एक्चुअल में मेन सेगमेंट कौन सा है जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो उसने कहा कि स्टडी ऑफ इम्पैक्ट, आपने इम्पैक्ट देखना है, मेन चीज है इम्पैक्ट। मेन चीज ये नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसने कहा कि इम्पैक्ट देखना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। अब जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इम्पैक्ट देखेंगे तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना है? हमें इंसेक्ट और इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखना है। मतलब किसके अंदर जाना चाहिए? हम जाएंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर, नॉट जेनेटिक्स की तरफ। इज इट क्लियर? होप सो बेटा ये आपको लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा। अब किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह होगा, कंफ्यूजन होगी, तो लाजमी तौर पर कंसल्ट कर सकते हो। होप सो रियासत अली एंड समथिंग आप ये लेक्चर एंजॉय कर रहे होगे। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने जरूर शेयर करना है। एंड दिस इज द वर्जन 2.0 एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस यूट्यूब के ऊपर आपको इस तरह के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो दैट्स वाई बेटा जल्दी तौर पर हमसे जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।